तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर क्रिटिकल हैकिंग का एक और नया वीडियो है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। और मैं एथिकल हैकिंग के अंदर अगर मैं चाहता तो आपको एडवांस कोर्स समझा देता, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और उसका मैंने सेलेक्ट किया है कोर्स CSCU, सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूज़र। तो पिछले वीडियो में आपको सीनियर समझा दिया था। उसी वीडियो के अंदर मैं आपको समझा था होम रैंकिंग वगैरह, जो यहाँ पर क्या क्या मेन प्रॉब्लम होती है। मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव समझा था पहली वीडियो के अंदर, वो जाकर देख लीजिए। दूसरी वीडियो के अंदर उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी पॉइंट्स जो थे यहाँ पर मैंने आपको कंटिन्यू किए थे और बताया था कि कौन कौन से हैकिंग वगैरह जो है वो डैमेज किए थे। जैसे एनटीएल टर्मिनल वगैरह जो समझा था, कंप्यूटर की कितनी तरह की सिक्योरिटीज जो अलग अलग सेटअप में बताया गया यहाँ पर, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। हम सिक्योरिटी क्यों देते हैं और किस किस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तब हम ये सिक्योरिटी वगैरह जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो मैंने आपको ये भी समझा था कि ये वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि अगर कोई हैकर हमारा सिस्टम हैक कर लेता है तो क्या क्या हमारे कंप्यूटर के अंदर डैमेज कर सकता है, हमारे सिस्टम के अंदर डैमेज कर सकता है, वो मेरे को समझाया था। मैंने आपको क्या क्या नुकसान हमें झेलना पड़ता है। उसके बाद में सेकंडली यहाँ पर समझाया था कि यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर, तो आज हम जो सेकंड के अंदर मैंने पिछली वीडियो में समझाया था एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। आज हम लेयर ऑफ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी टू होम यूजर और वर्क टू सिक्योर, ये सब कुछ समझाऊंगा वन बाय वन करके। तो एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरह की होती है, और द सिक्योरिटी फंक्शनलिटी इजी टू यूज मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। इसके अंदर उसकी मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी समझाया था सिक्योरिटी के। ओके, तो ये सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे लेयर ऑफ सिक्योरिटी वगैरह। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो
पार्ट वाइज होती है। सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। लेयर का मतलब होता है कि एक लेवल समझ लो या फिर लेयर समझ लो। लेयर का मतलब एक परत होती है, सिक्योरिटी की हर तरह की अलग अलग परत होती है यहाँ पर। ओके, समझ लो अभी। तो लेयर 1 में क्या होता है, पहले ये हमें समझना होता है। फिजिकल सिक्योरिटी आती है यहाँ पर, पहले ही फिजिकल सिक्योरिटी आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिजिकल का मतलब होता है कि पर्सनल तरह की यहाँ पर इनपुट, जैसे कि सेफ गार्ड द पर्सनल हार्डवेयर प्रोग्राम नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम फिजिकल थ्रेट। ओके, तो हम कोई भी हमारा जो एटीएम होता है उसकी तो सिक्योरिटी है ही, लेकिन उसको सिक्योर रखने के लिए उस सिस्टम को सिक्योर रखने हम एक वॉचमैन रखते हैं यहाँ पर। तो जो वॉचमैन जो होता है वो होता है फिजिकल सिक्योरिटी। ओके, दूसरी जो सिक्योरिटी यहाँ पर होती है वो हार्डवेयर की सिक्योरिटी होती है। अब हार्डवेयर का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर की, हम एक बात करते हैं सर्वर रूम की। ओके, तो सर्वर रूम क्या होता है? सर्वर रूम एक अलग तरह का रूम होता है, जो कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऐसे सिस्टम हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सर्वर का। तो वो क्या होता है कि सर्वर टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी देने के लिए दो वहाँ पर हम अपना ऑफिसर्स या कोई ऐसे आदमी को रखते हैं यहाँ पर, तो वो हो गया पर्सनल। अब हार्डवेयर की सिक्योरिटी क्या होती है कि कोई हमारे सर्वर रूम को दरवाजा कोई खोल ना ले, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर लॉक लगा कर रखते हैं। उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे कि हम उसको अच्छी तरह से नट बोल्ट से फिट करते हैं यहाँ पर हमारे सिस्टम को। हमें कंप्यूटर के अंदर कोई रैम ना निकाल ले, कोई हार्ड डिस्क निकाल कर चोरी करके ना ले जाए। तो ये होता है हार्डवेयर की सिक्योरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं फिजिकल सिक्योरिटी। ओके, कैमरा रखते हैं हम, सेंसर्स रखते हैं यहाँ पर। तो ये जो होती है सिक्योरिटी होती है। पानी आ जाए तो पानी के वक्त वो वाटरप्रूफ सिस्टम क्या होती है, तो ये जो होती है फिजिकल सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। उसके अलावा हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी वायर वगैरह वायर कनेक्शन होती है, अगर शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए हम अलग से पावर सिस्टम लगाते हैं, जिसको पीडीयू कहते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट होता है यहाँ पर। हर जगह से पावर कितना कट होगा, कहाँ से किस जगह पर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट में अलग अलग कौन सी जगह पर वो भेजा जाएगा, तो उस पावर के अंदर से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हम सेफ्टी स्विचेस रखते हैं यहाँ पर। ये होता है फिजिकल सिक्योरिटी। और उसके अलावा जितने भी हमारे जो सर्वर वगैरह जो होते हैं, जो डेटा वगैरह जो ट्रांसफर होते हैं, उस वायर को भी हम अच्छी तरह से क्या करते हैं, केबलिंग करके हम फिट करते हैं यहाँ पर। तो ये होता है हार्डवेयर सिक्योरिटी। अगर कोई हमारा सर्वर के अंदर हार्ड डिस्क फेल होता है तो उस हार्ड डिस्क को हमें निकालेगा कौन? कोई भी पर्सन आके निकाले ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी सिस्टम के अंदर ऑथोराइज पर्सनल, ऑथोराइज जो आदमी होता है, ऑथोराइज उसकी टीम होती है जिसका काम है वही उसको भेजना चाहिए। तो जो यहाँ पर सर्वर मेंटेनेंस होता है, सर्वर इंजीनियर होते हैं, उसी को वो चेंज करते हैं यहाँ पर। दूसरा कोई भी आदमी आकर, या फिर भले ही वो कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, कंपनी का मालिक भी क्यों ना हो, लेकिन हर टेक्नोलॉजी को अगर आपको आती ना हो तो आप उसका कोई यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके, ये मेन इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। अब ये बात हो गई हमारे फिजिकल सिक्योरिटी की कुछ 50% या 75% की। उसी तरह से हमारे घर के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारा लैपटॉप वगैरह जो होती है कोई स्क्रीन के ऊपर डैमेज ना करे, या फिर हमारे लैपटॉप की कोई पिन चार्जर को तोड़ ना डाले, या फिर हम ये सब कुछ हम फिजिकल सिक्योरिटी में आ जाता है यहाँ पर। ओके,
तो हमारा लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या कोई भी हो, ये फिजिकल सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। अब उसके बाद होता है प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं यहाँ पर। तो हम अपना सिक्योरिटी रखते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये होता है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी हम बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम पासवर्ड एंटर करते हैं, वो हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाता है, कोई से प्रोग्राम स्टार्ट करना है बंद करना है। तो ये होता है प्रोग्राम की सिक्योरिटी। नेटवर्क की हमें सिक्योरिटी देनी होती है, क्योंकि नेटवर्क के अलग अलग हमारे डिवाइसेस लगे होते हैं। मैंने आपको समझा रहा था कि नेटवर्क की वीडियो के अंदर, अगर आपने मेरी ध्यान से नेटवर्क की प्लेलिस्ट देखी होगी, उसके अंदर नेटवर्क की वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बहुत सारी नेटवर्क की डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है यहाँ पर, जिसके अंदर स्विच, राउटर, यहाँ पर मैंने आपको हब बताया था, रिपीटर बताया था, और भी बहुत सारी यहाँ पर उसकी जो कनेक्शन वगैरह करने के लिए जो कनेक्टर होते हैं वो भी मैं आपको समझाया था। तो इन सभी को डैमेज कोई कर ना दे, इसलिए इसके ऊपर भी यहाँ पर अलग से फिजिकल बाहर से एक तरह का बॉक्स है जिसको हम रैक बोलते हैं यहाँ पर। ओके, तो उसके लिए भी ये नेटवर्क की सिक्योरिटी करने के लिए हम सिस्टम देते हैं यहाँ पर। दूसरा जो होता है डेटा फ्रॉम फिजिकल थ्रेट। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डेटा फ्रॉम फिजिकल थ्रेट मतलब फिजिकल कोई हमारे कंप्यूटर में आकर कोई पेनड्राइव ना डाल दे, क्योंकि पेनड्राइव में खास तरह के वायरसेस एंटर करके हम इसकी सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको समझाऊंगा, तीसरे चौथा मॉडल आएगा तब मैं इसको समझाऊंगा वन बाय वन करके। लेकिन अभी क्या होता है कि फिजिकल थ्रेट का मतलब होता है कि खुद पर्सनल कोई आएगा और उस कंप्यूटर को डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो वो होता है फिजिकल सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आपके कोई भी कंप्यूटर हो, कोई पेनड्राइव वगैरह हो, या तो फिर आपको डेटा चोरी करने के लिए हार्ड डिस्क भी वो निकाल सकता है, डेटा चोरी करने के लिए आपके अंदर पेनड्राइव डालकर वायरसेस भी डाल सकता है। तो ये होता है फिजिकल सिक्योरिटी। तो इसको कभी भी पेनड्राइव नहीं लगा देना चाहते, तो पेनड्राइव आप पोर्ट बंद कर दोगे, यही में चीज़ें यूएसबी बंद कर दोगे, तो ये हमारा फिजिकल सिक्योरिटी हो गया। हार्ड डिस्क अगर कोई निकालना है तो इसके अंदर हम अच्छी तरह से इसको लॉक लगा कर रखेंगे, तो ये हमारा हार्ड डिस्क वगैरह हो गया। ये होता है फिजिकल सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? लेयर 2 की सिक्योरिटी। अब फिजिकल तो हो गया, पावर वगैरह सब कुछ हो गया यहाँ पर, लेकिन लेयर 2 सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी क्या होती है? प्रोटेक्ट द नेटवर्क एंड देयर सर्विसेज फ्रॉम अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन और डिस्क्लोजर। तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, हमारे नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरह की सिस्टम्स को यूज किया जाता है यहाँ पर, जैसे कि केबलिंग, वायरिंग वगैरह जो होती है वो, उसकी सर्विसेज जो होती है वो अनऑथोराइज को रोकने के लिए उसके मॉडिफाइज किए जाती है। तो इसको रोकने के लिए मैंने आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल समझाया था। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है, हार्डवेयर फायरवॉल जो होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है, मैंने आपको समझाया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की प्लेलिस्ट ओपन करो और आपको पता चल जाएगा कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल किस तरह से बनाया जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये इसकी ऑथोराइजेशन, अनऑथोराइज पर्सन जो होती है उसको किस तरह से रोकना है, मतलब कि जो ऑथोरिटी में है ही नहीं, तो इसका किस तरह से उसको रोके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, मतलब कि आपने 300-400 कंप्यूटर या तो कि 20, 30, 15 जितने भी आपकी कंपनी की कंप्यूटर होते हैं यहाँ पर सर्वर के साथ कनेक्ट है, लेकिन वो किस लेयर में, कौन से लेवल के थ्रू और कौन कौन सी सिक्योरिटी के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, या फिर उसका जो मैपिंग होता है वो किस तरह से है, ये भी सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हैकर क्या करेगा कि पहले आपके सर्वर में आने से पहले आपके नेटवर्क की पूरी जानकारी लेना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए वो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम को हैक करने के लिए एक तरह की ट्रिक बहुत सारी यूज करने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर हमारा पहला जो राउटर होता है, राउटर के बाद हमारा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल कनेक्ट होता है, उसके बाद हमारी स्विचेस होती है, नेटवर्क की स्विच, जिसके अंदर मास्टर स्विच होती है, दूसरी स्लेव स्विचेस होती है। मास्टर स्विच के अंदर हमारे जो केबल बाहर से जो फायरवॉल से आया है उसके अंदर नेटवर्क इंटरनेट होता है यहाँ पर, वो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा सर्वर जो है ऑनलाइन चला जाता है यहाँ पर।
लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, क्योंकि हर इंटरनेट के अंदर कोई भी हो सकता है हैकर। ओके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब ऐसे में अगर वो डिस्क्लोजर ना हो, मतलब वो क्लोज ना हो, मतलब वो बंद ना करे सिक्योरिटी का वो पोर्ट या वो कनेक्शन, तो हमारा नेटवर्क सेफ नहीं रहेगा। ओके, तो ये होती है लेयर 2 सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। उसके अलावा जितने भी हमारे नेटवर्क की जो सिस्टम जो होती है, जो वायर वगैरह जो स्विच के साथ कोई आकर हमारे केबल के साथ कोई छेड़खानी ना करे, तो मेंटेनेंस रूम जो वगैरह जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। ओके, ये बहुत एक तरह की सिक्योरिटी का एक पार्ट होता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंप्यूटर जो होती है वो सिक्योरिटी के अंदर ही हमारे हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर। तीसरा जो होता है लेयर 3 सिस्टम सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। अब लेयर 3 सिस्टम सिक्योरिटी जो होती है बहुत ही अलग तरह की होती है। ये प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम थीफ। तो सिस्टम की सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी के साथ चोरी ना हो, या तो फिर वो करप्ट ना हो जाए, या अनऑथोराइज एक्सेस ना मिल जाए, या तो फिर वो मिस यूज ना करें। इसलिए हम सिस्टम की सिक्योरिटी रखते हैं। अब इस तरह की सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी आ जाती है। पहली तो हमारे कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम पहले यूजर नेम पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखते हैं। पासवर्ड के अलावा हमारे जो ऑथोरिटी जो कार्ड एक्सेस कार्ड जो होते हैं, इसको की कार्ड बोलते हैं, इसका भी हम सिक्योरिटी रखते हैं। कुछ बायोमेट्रिक थंब प्रिंट, मतलब हमारे जो अंगूठे के निशान या उंगली का निशान का भी हम बायोमेट्रिक स्कैनर वगैरह जो सिक्योरिटी रखते हैं। तो ये होती है सिस्टम सिक्योरिटी यहाँ पर होती है। अब उसके अंदर लॉगिन ना कोई करे, या तो फिर कोई यूएसबी पेन ड्राइव डालकर उसका कोई भी डेटा डैमेज ना करे। इसके लिए ही मेन चीज़ है ये करप्ट ना हो, इसलिए ये सिस्टम सिक्योरिटी हमें रखनी पड़ती है। उसको लेयर 3 पर रखा हुआ है यहाँ पर। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या होता है कि वो पर्सन इसके लिए मान के चलते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट को डिजाइन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। डिजाइन डिपार्टमेंट का कोई भी चीज़ आप डिजाइन बनती है, कोई भी कंपनी अपना जो मान के चलते है, कोई एक कंपनी है जो एक तरह की मशीन बनाती है, उस मशीन के अंदर अलग अलग वो डिजाइनिंग क्रिएट करता है, जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है वो, तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, वो सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें जरूरी है या क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए, वो एचआर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट ही काम करते हैं। तो अनऑथोराइज जो आदमी है या कोई भी हो सकता है, तो अनऑथोराइज पर्सन को वो उसके एक्सेस ना मिले, उस डेटा का, उस डिपार्टमेंट का एक्सेस ना मिले, इसलिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ये करनी ही होती है यहाँ पर। अगर सेल डिपार्टमेंट का अगर हम करें कि इंजीनियर डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। सेल डिपार्टमेंट जो होता है वो काम करता है कि प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है, लेकिन उसके अंदर वो कौन सी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है और उसका फिर इंफॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन उसको एक्सेस नहीं मिलता। उसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर हमारा कोई भी एक मॉनिटर टीम है जो कंपनी के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट से भी कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो होता है किसका ऑथोराइज मिलना चाहिए या किसको नहीं, तो फिर इसका क्या करेगा, मिस यूज करेगा, यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। चौथी जो होती है यहाँ पर एप्लीकेशन की सिक्योरिटी होती है। अब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी आपको पता ही है कि कवर्स द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड प्रोसीड्यूरल मेथड टू प्रोटेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब बाहरी जो चीज़ें होती है, मतलब अब सिस्टम की आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए, हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया, जैसे ही आप एप्लीकेशन डालते हो, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी क्या होती है, मान के चलते हो कि अकाउंट डिपार्टमेंट है और वो अकाउंटिंग का काम करता है यहाँ पर, उसकी जो CA CEO वगैरह जो यहाँ पर जितने भी होते हैं यहाँ पर, तो उनके अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि टेली होगा, ERP हो गया। ओके,
और भी बहुत सारे अलग अलग एडोब सॉफ्टवेयर वगैरह जो कंपनी के होते हैं यहाँ पर। तो उन सॉफ्टवेयर को एक लाइसेंस मिलते हैं यहाँ पर, एक लाइसेंस होता है एक तरह का। तो वो लाइसेंस जो होती है वो कितने टाइम के अंदर चलेगा और एक्सपायर हो जाएगा। जिस तरह से हम समझते हैं कि जीमेल अकाउंट जो हमारा होता है, जीमेल यहाँ पर दो, मतलब गूगल जो है दो तरह के हमारे मेल का सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक तो वो कि आपको जीमेल फ्री में कुछ सर्विसेज देगा, कुछ हद तक, मतलब कुछ लेवल तक 15, मतलब 15 GB का आपको फ्री स्टोरेज दे रहा है अभी, ये सब कुछ। लेकिन मुझे अब उसको अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, मुझे अपना सिस्टम के अंदर बनाना, अपनी कंपनी के अंदर जीमेल अकाउंट बनाना, तो उस ईमेल आईडी को मुझे परचेस करना पड़ेगा गूगल की ओर से। ये होता है ईमेल आईडी परचेस करना। तो ईमेल जो होता है वो क्या होता है कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि आपका अगर यूजर नेम आता है फिर बाद में gmail.com आता है, ये जीमेल लिखा हुआ @gmail.com, अगर @ मान के चल जाए कि हम SBI कोई बैंक है तो @SBI.com लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीमेल की मुझे वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, उस ईमेल आईडी को मुझे परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं चेंज कर पाऊंगा @mail.com, वरना वो स्टार्ट नहीं होगा, वरना वो मुझे आईडी जो होता है वो जीमेल का ही कहलाएगा और मेरी कंपनी का जो मेन उसका जो नेम आएगा वो नहीं आएगा। ओके, क्योंकि जब तक मैं उसको परचेस नहीं करूँगा वो नहीं स्टार्ट होगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही चीज़ें होती है कि जो हम परचेस करते हैं उसका एक टाइमिंग होता है। एक टाइमिंग का मतलब जो कि 1 मंथ, अगर आप देख सकते हो कि 1 ईयर के लिए, मतलब 1 साल के लिए आप कुछ परचेस करते हो, तो वो चीज़ें काफ़ी अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि कोई भी हमारी एप्लीकेशन की जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होती है उसका लाइसेंस 1 साल के लिए, अब 1 साल खत्म होने के बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा, वरना आपका जो आईडी होता है वो पेंडिंग में या तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो होता है वो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है यहाँ पर। इसके लिए जो एडोब कंपनी जो होती है, वो एडोब कंपनी के अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग एनवीडिया, बहुत सारी अलग कंपनीज जो होती हैं जो अपनी एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर को कुछ 1 मंथ के लिए या 15 डे के लिए वो फ्री में देती है। कुछ हद तक ही वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे इसका लाइसेंस परचेस कर लेते हो या तो फिर आप इसको परचेस करते हो तो इसकी जो जितनी भी सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की। ओके, तो ये होता है एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी होती है वो आपकी कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट हो जाती है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो जाती है। तो ये सी मेथड जो होती है प्रोटेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अलग अलग तरह की सिस्टम वगैरह जो होती है यहाँ पर, उसका यूज़ करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम की भी सिक्योरिटी होती है। कोई ऐसा आदमी है जो बार बार उस सॉफ्टवेयर को मिस यूज करता है तो उस सिक्योरिटी के थ्रू उसको लॉक करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर को। ओके, उसी के यूजर आईडी के ऊपर से उसको हम क्या कर सकते हैं, बैन, मतलब उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे ही वो ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो ओपन नहीं होगा। मैं आपको समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकल, हम थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, 5वीं लेयर जो यूजर सिक्योरिटी होती है। अब यूजर सिक्योरिटी की क्या होती है, ensure that a valid user is logged in and that the logged in user is allowed to use an application program। तो आप श्योर हो कि जो आप यूजर यूज कर रहे हो वो लॉगिन है और वो लॉगिन यूजर अलाउ किया हुआ है उस एप्लीकेशन या प्रोग्राम के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं यहाँ पर कि कोई भी यूजर होता है, ऐसा नहीं कि लॉगिन हो जाए वो सीधा कोई भी उसको एप्लीकेशन ओपन कर ले और ओपन करने के बाद वो कुछ भी चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर यूज़र का जो एप्लीकेशन होता है उसका प्रोग्राम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है यहाँ पर। ओके, जैसे कि आपका कंप्यूटर के अंदर देखोगे कि विंडोज़ के अंदर कुछ, अगर आप विंडोज़ को आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो कुछ सेटिंग्स जो होती है ब्लॉक हो जाती है। जब तक आप इसके अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर उसका आप प्रोडक्ट की नहीं डालोगे तब तक उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, इसका रीज़न ये होता है
इसका रीज़न इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आपने उस सिस्टम को, उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, तो सही आदमी इसके अंदर लॉगिन हो पाए, एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए, और वही यूज़र ही यूज़ कर पाए जिसकी इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। दूसरा कोई एक्सेस करने की कोशिश करे तो वो ना एक्सेस कर पाए। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है यहाँ पर, तो मैं समझा था कि एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक ऑफ, मतलब मेन ऑफ यूज़र होता है, मतलब कंप्यूटर का मेन यूज़र होता है। तो जिस तरह से हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं, उसके अंदर हमारे जो कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट जो यूज़र होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, और दूसरा होता है लोकल अकाउंट। तो लोकल अकाउंट को कभी भी पूरी, लोकल यूज़र अकाउंट को जो होता है वो कभी भी पूरी सिक्योरिटी को एक्सेस करने की ज़रूरत कभी भी नहीं देनी चाहिए। ओके, क्योंकि वो जैसे इसको हो सकता है कि वो मिस यूज़ भी कर सके, और आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट जो होता है वो डिलीट भी कर सकता है यहाँ पर। तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जब बनता है तो हम बनाते हैं, जैसे हम इसको कोई भी विंडोज 7 हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हम जैसे इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल होने के बाद हमें पासवर्ड और यूज़र नेम पूछता है यहाँ पर। तो वो जो पहला यूज़र हमारा बनता है, जैसे हम इंस्टॉल करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, नए कोई प्रोग्राम ओएस डालते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट यूज़र का मेन एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होता है यहाँ पर, और उसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ओके, और उसको ही मेन चीज़ें, इसके पार्ट जो जो अथॉरिटी होती है उसके पास, जो जितनी भी उसकी अलाउ करने का फंक्शन, अलाउ करने का, उसके अंदर फीचर्स ऐड करने का, रिमूव करने का, सारी अथॉरिटी, सारी वैलिड इंफॉर्मेशन उस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ही हमें मिलती है। लेकिन कोई लोकल यूज़र आता है और इसके अंदर आप ये भी इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देता हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, और वो जो होता है मिस यूज़ कर सकता है यहाँ पर। ओके, तो आपको पता चल गया लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है, चाहे वो आपके घर के अंदर हो या ऑफिस यूज़र होता है। ओके, तो ये आपको मैंने समझा दिया। ओके, सिक्योरिटी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या होम यूज़र में या फिर ऑफिस में हो क्या क्या रिस्क होते हैं। आप इस तरह की सिक्योरिटी हाई लेवल की नहीं रखते, हाई लेवल की, तो क्या डैमेज हो सकता है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे आप कुछ भी मैसेज करोगे तो उसको मैं रिप्लाई दूंगा, और साथ ही कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आप मिस ना करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेफ रहे और काफ़ी अपने कंप्यूटर या फिर अपने सिस्टम को काफ़ी इम्पोर्टेंट दे, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो डेटा की चोरी होती है, डैमेज, तो ये जो रिस्क ज़्यादा आज के टाइम के अंदर बढ़ चुका है यहाँ पर। ओके, तो इन सभी को ध्यान से समझे। मैं आगे कुछ 2-3 वीडियो के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करना जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह से हम इथिकल हैकिंग बन सकते हैं, पर अपने कंप्यूटर को किस तरह सिक्योर करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो उसके बिना आप कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट नहीं कर सकते, करने की कोशिश भी करोगे तो आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकता है यहाँ पर। तो नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू क्या होता है रिस्क हमारे कंप्यूटर और होम यूज़र के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो
जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।